अभी तो खबरें सर और चिंताजनक आने लगी हैं। हम लोग सुन रहे हैं कि भाई आरबीआई ने भी सोना बेच दिया। आरबीआई ने हालांकि उसका एक बहुत ही हल्का सा क्लैरिफिकेशन दिया जिस पे कोई और ज्यादा सवाल खड़े हो गए। इतना सोना बेचने की स्थिति आ गई है। ऊपर से आज ये खबर आई राजेश एक्सपोर्ट वाली, इसमें बोल रहे हैं कि 15 लाख करोड़ का कुछ घोटाला है। इस तरह की खबरें क्या दिखाती हैं सर? देखिए, राजेश एक्सपोर्ट्स वाली जो खबर है उसके डिटेल्स में तो मैं नहीं गया हूं, लेकिन जब इस तरह से खबर आते हैं, देखिए जब चीजें बिगड़ने लगती है ना, तो आप प्रेशर कुकर के ऊपर लीड लगाए थे। ऐसा नहीं कि चीजें आज बिगड़ रहे हैं, ये कई दिनों से चीजें बिगड़ रहे हैं। और जब हम लोग बता रहे थे तो हम लोगों को एक लेवल कर दिया जाता था कि ये तो भाई ये आलोचना करना इनका आदत है, इनको कहीं कोई चीज सही नहीं दिखाई देता है। लेकिन हाँ, और हमें उतना हमारे पास तथ्य उस समय था नहीं, क्योंकि तथ्य तो सरकार देती है। अब जब है सारे तथ्य बाहर आ गए हैं, तो जो चीज हम लोग इतने दिनों से कह रहे हैं वो चीज दिख रहा है। और कई चीजें जो दिख नहीं रहे थे, जिनके ऊपर जैसे प्रेशर कुकर में आप लीड लगा देते हैं, लेकिन कभी ना कभी वो प्रेशर से जब लीड निकलता है तो सारा चीज बाहर निकल के आ जाता है। तो ये राजस्व एक्सपोर्ट में कहूंगा कि ये भी इसी प्रोसेस का है। आने वाले दिनों में बहुत सारे जगह बड़े सारे घोटाले जो है वो बाहर आएंगे। इससे होता क्या है, आपने दो उदाहरण दिए। आरबीआई का आरबीआई ने जो एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट ने कहा कि मई 8 से लेकर मई 22 के अंदर आरबीआई ने सोना बेचा है। उन्होंने अपना एनालिसिस करके बताया। आरबीआई ने कहा ये गलत रिपोर्ट है, और जो सही इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप आरबीआई साइट में जो मंथली डेटा होता है, जो ऑफिशियल डेटा होता है गोल्ड स्टॉक के ऊपर, उसको देखिए। तो हम गए साइट में दिया गया है जो लेटेस्ट डेटा गोल्ड स्टॉक का है वो अप्रैल 22 का है, और अप्रैल 22 तक 880 टन जो था उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। ये बात सही है। लेकिन ब्लूमबर्ग रिपोर्ट तो अप्रैल की बात नहीं कर रहा है, वो मई का बात कर रहा है। और मई के लिए हमारे पास गोल्ड का क्वांटिटी का डेटा नहीं है, लेकिन जो गोल्ड रिजर्व्स का वैल्यू का डेटा है, और वो गोल्ड रिजर्व्स का वैल्यू दिखाता है उस वैल्यू में बड़ा गिरावट हुआ है। तो गिरावट दो कारण से हो सकता है, या तो सोने का भाव घट गया, तो आप जो क्वांटिटी होल्ड किए उसका वैल्यू घट गया, या डॉलर रुपी में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया डॉलर रुपी रेट में। इस हफ्ते में अगर आप देखेंगे, ना सोने का भाव ना डॉलर रुपी रेट में कोई ज्यादा बदलाव हुआ है। तो इसका मतलब अगर गोल्ड रिजर्व्स का वैल्यू घटा है तो निश्चित रूप से गोल्ड क्वांटिटी कम हुआ होगा जो आरबीआई के पास है। गोल्ड क्वांटिटी कम हुआ है तो इसका मतलब है कि आरबीआई ने शायद बेचा है। और उनका जो प्रेस रिलीज था वो ये कहा कि एज ऑन डेट, अब प्रेस रिलीज है जून 3 का, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है वो अप्रैल 22 तक को बात कर रहे हैं या जून 3 का बात कर रहे हैं। अगर वो जून 3 का बात कर रहे हैं, कहीं ये तो नहीं है कि आपने बेचा फिर उसके बाद वाले 2 हफ्ते में खरीद लिया। तो ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन कहीं ऐसा हुआ कि जो ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट कहा है वो अगर सच निकला, तो देखिए आरबीआई एकमात्र इंस्टीट्यूशन बच गया जिसके ऊपर अभी भी हम भरोसा करते हैं, क्योंकि बाकी सारे हमारे इंस्टीट्यूशन तो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। किसी के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। निर्वाचन आयोग के ऊपर भरोसा नहीं है, पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, सरकार के कोई आम के ऊपर भरोसा नहीं है, सरकार के कोई स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के ऊपर भी लोगों का भरोसा टूट गया है, जुडिशियरी के ऊपर भी लोगों का भरोसा टूट गया है। एक आरबीआई है, और ये आरबीआई हमारा बहुत ही, आप कह सकते हैं एक तरह से हमारा एक प्राइज्ड, क्या कहते हैं, ज्वेल क्राउन या प्राइज्ड पोजीशन है। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में कोई ऐसा देश नहीं है जिसका सेंट्रल बैंक का दुनिया भर में इतनी कदर की जाती है जितनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जाती है। इस तरह से हमारे लोगों ने उस इंस्टीट्यूशन को बनाया है। और अगर ये बयानबाजी से अगर कल को गलत साबित होता है तो आरबीआई के लिए एक बड़ा रेपुटेशनल रिस्क है ये। और ठीक उसी तरह से आप जब राजस्व एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो वो भी उसी तरह से एक रेपुटेशनल रिस्क बन के आता है। यानी कि हो क्या रहा है, दुनिया भर में इंडिया की छवि और खराब हो रही है। ऐसे ही, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, क्योंकि मेरे यहाँ पर फ्रेम फ्रीज कर गया है। लेकिन आवाज आ रही है, आप क्या बोलते रहिए सर। हाँ, अब दुनिया भर में देखिए
हमारे स्टॉक मार्केट से विदेशी पूंजी बाहर निकल जा रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स यहाँ से बाहर निकल के जा रहे हैं, क्योंकि एक तरह से उनको लगता है कि हाँ जो है अनिश्चितता बढ़ रहा है, एक भय के माहौल हो रहा है, आर्बिट्रेरीनेस बढ़ रहा है। तो ऐसे माहौल में अगर ये सब जब चीजें होते हैं तो जो ग्लोबल परसेप्शन है इंडिया का वो बिगड़ता है। तो देखिए ये कितना जल्दी हमारे बारे में परसेप्शन बदला है, आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। हर तरह से ये हमें अफेक्ट कर रहा है। मैं कल ही चंद दिनों पहले पढ़ रहा था कि यूरोप के अंदर हमारे जो यहाँ से शेंजन वीजा अप्लाई करते हैं बड़े तादाद पे रिजेक्शन हो रहे हैं। मतलब हमारे लोगों को वीजा देने से लोग कतराते हैं। अब 153 करोड़ रुपए लॉस हुआ है सिर्फ इसीलिए कि लोगों की वीजा रिजेक्ट, क्योंकि वीजा जब रिजेक्ट होता है जो आपका एप्लीकेशन मनी तो रिफंड नहीं होता है। 153 करोड़ यानी कि 1 लाख से ऊपर एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए हैं। ये हमारी छवि बन चुकी है। लोग हमारे लोगों को वीजा देने से कतराते हैं, लोग हमारे यहाँ निवेश करने से अब कतराते हैं, लोग हमारे अब बच्चों को कहते हैं वापस जाओ अपने देश में, यहाँ नौकरी नहीं है। तो ये स्थिति है। अब ये सब चीज आपके सामने है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए निश्चित रूप से नीति जिम्मेवार है। लेकिन नीति क्या ऐसे बनता है? नीति के पीछे एक राजनीति होता है और उस राजनीति के पीछे जो सत्ता में है वही जिम्मेदार होता है उस राजनीति को लेकर। ठीक बात। तो हमें समझना पड़ेगा ये बात। सरकार लगातार झूठे आंकड़े पेश करती है। अब तो किसी को हमारे आंकड़ों पर भरोसा भी रहा नहीं सर। आखिरी सवाल अगर मैं पूछूं सर कि रोजगार का भी संकट खड़ा होगा क्या सर? जो रोजगार का संकट तो खड़ा हो चुका है, खड़ा होगा क्या? रोजगार का तो संकट कब से खड़ा हो चुका है। देखिए पिछले कई सालों से, देखिए पहले, और यही कारण था मनमोहन सिंह का जो सेकंड टर्म था वो भी एक सिंह इज किंग हेडलाइन लेकर वापस आए थे। लेकिन चंद दिनों के अंदर उनकी किंग के स्टेटस चैलेंज हो गई और अच्छी खासी चैलेंज हो गई। क्यों? क्योंकि जो लोग 1990 में आर्थिक उदारीकरण शुरू होने के बाद 2000 में जो जबरदस्त ग्रोथ हुई वाजपेयी के समय में, यूपीए 1 के समय में, उसमें जिनको भागीदारी नहीं हुई, जिनकी जो पीछे रह गए और बड़े पैमाने पे लोग पीछे रह गए, वो इसके मजे नहीं ले पाए। शायद आप और हम जैसे लोग थोड़ा फायदा उठा लिए होंगे जरूर, लेकिन क्योंकि हमारे पहले जो जर्नलिस्ट थे उनसे तो हम लोग बेहतर किए आर्थिक तौर पर। लेकिन एक बहुत बड़ा समुदाय ये जो ग्रोथ प्रोसेस से बाहर रह गया, उनको अंदर लाना था। मनमोहन सिंह के समय इंक्लूसिव ग्रोथ का नारा दिया गया, लेकिन वो सिर्फ नारा ही। इसीलिए 2011-12 आते आते असंतोष और आक्रोश के चलते पूरे देश भर में एक अलग से माहौल बना और 2014 में हम एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखे, राजनीतिक परिवर्तन देखे। और आज के समय पर वो उससे भी और बदतर स्थिति हो गई। ना केवल जो समुदाय पीछे रह गया था वो पिछड़ा ही रह गया, आपने पूरे देश में एक, और खास करके कोरोना के उपरांत, एक बहुत बड़ा समुदाय को इस स्थिति में लेकर आप लाकर डाल दिए। वो एक मार्जिन पे जी रहा है। मार्जिन जिसको कहते हैं लिविंग ऑन मार्जिन, वो आप जो टुकड़ा देते हैं उस टुकड़ा के ऊपर निर्भर करता है। 80 करोड़ आबादी, यहाँ आज के 60 करोड़ लोगों का 75% जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है वो सरकार का जो वेलफेयर स्कीम से उसके तहत आता है। यानी कि उनकी आय नहीं है अपना खर्चा तुलाने के लिए। तो जब कल सरकार का खाते में पैसा कम होगा और ये वेलफेयर स्कीम से पैसा नहीं दे पाएगी, जिसकी की जो शुरू हो गई प्रक्रिया, और ये जो आप असंतोष और आक्रोश देख रहे हैं, ये जान लीजिए मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रही है, पिछले 1.5 सालों में वेलफेयर स्कीम्स में काफी कटौती हो रही है। लोगों को उतना नहीं मिल रहा है जितना पहले मिल रहा था, और आने वाले दिनों में और कम मिलेंगे। तो ये असंतोष और आक्रोश का माहौल इसीलिए फिर से दोबारा बन के खड़ा हुआ है।
उठ गया है। लोग अब धीरे धीरे देखने लगे हैं कि जिस नीति से वो प्रभावित हो रहे हैं, उस नीति के पीछे जो राजनीति है वो क्या है और वो क्यों वैसा है, ये समझ में आ रहा है। इसीलिए आपको अभी कॉकरोच जनता पार्टी जैसे प्लेटफॉर्म क्यों ओवरनाइट पॉपुलर हो रहा है, तमिलनाडु में क्यों टीवी के जैसे आदमी अचानक उभर के आते हैं और चुनाव जीत लेते हैं, और क्यों हिंसा का माहौल भी देश में बढ़ रहा है। ये सब के पीछे ये सारे कारण हैं। आर्थिक कारण उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। निश्चित रूप से, निश्चित से। देखिए, आज के डेट पर सबसे जो हमें चिंता हो रही है कि मैं हो सकता है गलत हूं, क्योंकि मुझे जानकारी हो सकता है कम हो, मुझे कहीं दिख नहीं रहा है सरकार के पास कोई सोची समझी रणनीति है इस संकट से जूझने के लिए। ये हमें दिख नहीं रहा है, ये हमें लग नहीं रहा है कि हम कोई सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि दिक्कत हमारी कहीं और है और सल्यूशन हम और कहीं खोज रहे हैं। करना हमको जिन लोगों के लिए है, हम उनके लिए ना करके हम और किसी के लिए कर रहे हैं। आज के समय में जिन लोगों को पेट्रोल डीजल प्राइस से दिक्कत सबसे ज्यादा है, महंगाई से जो सबसे ज्यादा सफर करेंगे, बेरोजगारी से जो सबसे ज्यादा जिनका हालत बदतर हो रहा है, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्या कर सकते हैं? लेकिन हम ध्यान दे रहे हैं अपनों के ऊपर। इस संकट में अपनों का बचाव कैसे करें, या इस संकट का फायदा उठा के अपनों का मुनाफा कैसे बढ़ाएं, हमें कुछ ऐसे ही दिख रहा है। तो इसीलिए हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम ये संकट से आसानी से निकल पाएंगे, और ये संकट का बड़ा बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा। और मैंने तो आपको शुरुआत में बताया कि हर कोई महसूस कर रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में किस तरह से अनफोल्ड करेगा, मैं आशावादी हूं जरूर, लेकिन मूर्ख आशावादी नहीं हूं। बहुत ज्यादा कठिनाई का समय आने वाला है, और खास करके गरीबों के लिए तो है ही। बिल्कुल। मिडिल क्लास, जिसके लिए एक गोल्डन रन चला पिछला 2-3 दशकों में, मिडिल क्लास के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव आने वाला है। और मिडिल क्लास का सब कुछ इन्वेस्टमेंट एक ही चीज पे लगा रहता है, हम अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं। और सबसे दुख की बात यह है, बच्चों के लिए, ज्यादातर बच्चों के लिए रास्ता आगे बंद दिख रहा है, रास्ता दिख ही नहीं रहा है। सही कह रहे हैं। ये मुझे तो बस आखिरी लाइन में शेर याद आता है सर वसीम बरेलवी का, कि आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा और वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। बहुत सही, बहुत सही। हालात ऐसे बन रहे हैं। चलिए सर, बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। उम्मीद है हमारे दर्शकों को पसंद आएगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।